हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, किसने इन्वेंट करी, कब इन्वेंट हुई, क्यों सक्सेसफुल है, क्या एडवांटेज हैं और उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में हमने सबसे पहला पढ़ा था फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट कहाँ से ड्राइव होंगे उसकी बारे में बात करी थी और बोला था कि ड्राइव मालूम होना चाहिए कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है क्योंकि आपका इतना टाइम नहीं होगा। क्योंकि एक एक डेढ़ घंटा अगर आप एक क्वेश्चन पे लगाएंगे तो 3 घंटा तो एग्जाम पे मिलता ही है, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखें कि वहाँ फॉर्मूला ड्राइव नहीं करके दिखाना है, वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है और क्वेश्चन करना है। तो इसलिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद करने का तरीका कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैंने समझा दिया। याद कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा, क्योंकि फिक्स्ड एंड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का भी पहला स्टेप है। और अगेन आप जाओगे तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपका स्लो डिफ्लेक्शन जो इसकी अगली यूनिट में है उसका भी पहला स्टेप है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट की जरूरत तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के क्या क्या फॉर्मूले थे वो हमने पिछली क्लास में बात करी, कहाँ से ड्राइव हुए उसकी बात करी, और क्या ड्राइव कर सकते हैं उसकी भी हमने बात कर ली। उसमें बेसिकली कुछ नहीं लगा, मुझे बेसिकली लगा कि मेरा CGMI का क्या कंसेप्ट था, कैसे करना था। CGMI मतलब आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उस वाले में ये सब फॉर्मूले लगते थे छोटे छोटे से। एरिया कितना होगा पैराबोला का, ट्रेपेजियम का, उसकी CG कितनी होगी, कैसे होगी। तो वही चीज़ों का बेसिक कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो हर चीज़ प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। और फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्रूफ करने को एक आध बार कभी आ गया तो आपको तरीका मालूम है, आप कर सकते हैं, नहीं तो आता नहीं है। मेन आपको उसके फॉर्मूले पुट करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के। और उसका नेक्स्ट कंसेप्ट जब आपने पढ़ा था तो पहला कंसेप्ट आपका लिखा हुआ था बेसिक कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट था आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट, सेकंड था रिलेटिव स्टिफनेस, थर्ड आपने लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्थ कैरी ओवर। तो स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस किसकी हेल्प से आएगा, स्टिफनेस की हेल्प से। तो अब ये स्टिफनेस क्या होती है वो हमें मालूम होना चाहिए। जब तक हमें स्टिफनेस मालूम नहीं होगा तो आगे रिलेटिव स्टिफनेस की बात ही नहीं कर पाएंगे। तो आपने बोला स्टिफनेस, स्टिफनेस आपने सोम में भी सुना होगा, है ना। उसकी डेफिनेशन आपको मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां टॉस पे स्टिफनेस क्या होगी, तो मैंने बोल दिया कि एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, रोटेशन को भी डिस्प्लेसमेंट बोलोगे आप, मतलब अपना आकार चेंज करना, ठीक है। रोटेशन को भी डिस्प्लेसमेंट बोलोगे आप, डिफ्लेक्शन को भी डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, टाइप अलग अलग हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के। तो एक यूनिट फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको स्टिफनेस बोल दो, या एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो आपका स्टिफनेस कहलाएगा। ये फोर्स के टर्म पे मैंने बात करी। अगर मैं इसी को मैं बात करता हूं मूवमेंट के टर्म में, तो एक यूनिट रोटेशन मतलब उस मेंबर को रोटेट करने के लिए कितना मूवमेंट की जरूरत है, एक यूनिट रोटेशन के लिए कितने मूवमेंट की जरूरत है, वही मेरा कहलाएगा स्टिफनेस, ठीक है। तो उसको अपन बोल सकते हैं मूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रोटेशन। और आगे चलें, अगर इसको टॉर्क के टर्म में बोलना चाहें तो एक यूनिट ट्विस्ट करने को, किसी भी सर्कुलर पार्ट को ट्विस्ट करने को, एक यूनिट ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क लगेगा वो कहलाएगा स्टिफनेस, है ना। तो ये आपका बेसिकली स्टिफनेस क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। बिना स्टिफनेस के आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो आप लिख सकते हो स्टिफनेस को आप लिख सकते हो, it is a force required, काहे के लिए फोर्स रिक्वायर्ड, यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्टिकल भी हो सकता है। ये फोर्स के रिगार्डिंग बोल दिया। इसी को मोमेंट के रिगार्डिंग बोलें तो इसी को हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट रोटेशन के लिए जितने मोमेंट की जरूरत होगी वो मेरा कहलाएगा स्टिफनेस। तो मैं इसको और बोल सकता हूं, इट इज ऑल्सो द मोमेंट रिक्वायर्ड, to produce यूनिट रोटेशन। यूनिट रोटेशन के लिए कितना मोमेंट की जरूरत पड़ेगी
उसको भी हम स्टिफनेस बोल सकते हैं। तो क्या बोल दिया, इट इज अ मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ द मेंबर और बीम, और पॉइंट इन अ बीम, और चाहो तो लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो कुछ भी डेफिनेशन है आपका, फोर्स के टर्म में बोलोगे तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट के टर्म में बोलोगे तो यूनिट रोटेशन, और अगर टॉर्क के टर्म में बोलोगे तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट। तो किसी भी लैंग्वेज में बोले, मेरा पूरा की पूरा आपका क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा स्टिफनेस। तो किसी भी एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, एग्जांपल के लिए अगर ये बीम है तो इस बीम को एक यूनिट नीचे खिसकाने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायर्ड होगी वो फोर्स कहलाएगा स्टिफनेस। दूसरे तरीके में, इस बीम को घुमाने के लिए एक यूनिट रोटेशन के लिए जितने मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगा आपका क्या, वो कहलाएगा आपका स्टिफनेस। और किसी सर्कुलर बॉडी को रोटेट ट्विस्ट करने के लिए जितने, एक यूनिट ट्विस्ट करने के लिए जितने टॉर्क की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगा स्टिफनेस। तो स्टिफनेस की अगर डेफिनेशन आएगी तो आप वहां लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर स्टिफनेस को मैं वैसे लिखना चाहूं मैथमेटिकली, तो स्टिफनेस को मैं लिख सकता हूं, इफ स्टिफनेस ऑफ द बीम इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं अगर मूवमेंट के टर्म में बोल रहा हूं तो ए मूवमेंट डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा मतलब आपका क्या हो जाएगा, थीटा मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो थीटा मतलब आपका हो जाएगा, थीटा मतलब आपका हो जाएगा, थीटा मतलब आपका हो जाएगा रोटेशन, मतलब कितना आप रोटेट कर ले रहे हो, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्टिफनेस, ठीक। तो स्टिफनेस की डेफिनेशन तो ये हो गई। अगर इसी को और सिंप्लीफाई वे में बोलूं और क्या वैल्यू होगी उसकी बात करूं, तो अगर मेरा एक बीम है जहां ये वाला पार्ट उसका रोलर है, ठीक है, जब इस बीम का डिफ्लेक्शन में बोलूंगा तो कभी भी किसी बीम पे कितनी भी लोडिंग या कुछ हो जाए, जहां फिक्स है वहां से वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, जहां से वो फिक्स है। सपोज ऐसे फिक्स पकड़ के रखा है तो जहां से मैंने पकड़ के रखा है, ध्यान से देखिए, जहां से मैंने पकड़ के रखा है वहां डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा सा आगे से ही डिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो फिक्स करके रखा, तो इतनी तो उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो जहां फिक्स रहेगा वहां कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, वहां डिफ्लेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिक्स है, वहां अपना कुछ लगा के रखा। उसके बाद जाके आपका डिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद जाके आपका डिफ्लेक्शन होगा। तो मैंने बोला अगर इसको रोटेशन के टर्म में बात करूं तो अगर मैं इस पे एक टेंजेंट खींच देता हूं, इस पे अगर मैं एक टेंजेंट खींच देता हूं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, अगर मैं टेंजेंट खींच देता हूं तो ये स्लोप का यहां से यहां तक रोटेशन θ1 यूनिट रोटेशन के लिए मुझे कितना मोमेंट लगेगा वो मेरा स्टिफनेस कहलाएगा। कितना मोमेंट लगेगा वो मेरा स्टिफनेस कहलाएगा के। अगर ये ए है और ये बी है तो मेरा ए अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो फार एंड मेरा बी क्या होगा, फिक्स। और अगर मेरा फार एंड फिक्स होगा तो इस केस पे स्टिफनेस होगा 4EI/L, ठीक है। तो जब मैं स्टिफनेस को शो करता हूं वो कैसे डिनोट करता हूं, तो इस क्वेश्चन में मेरा ये हुआ एंड, तो दूर वाला एंड फार एंड क्या हुआ, फिक्स। तो मैंने बोल दिया अगर इफ फार एंड फिक्स्ड, अगर फार एंड फिक्स्ड है, इस केस में फार एंड फिक्स है, तो इसके लिए स्टिफनेस होगी आपकी 4EI/L, ठीक है। ये केस हुआ। अगर आपका फार एंड फिक्स ना होकर हिंज है, अगर फार एंड आपका हिंज है तो उस केस पे डायग्राम बनाता हूं, उस केस पे क्या होगा, ये मेरा रोलर हुआ मान लीजिए, या कोई भी सपोर्ट है, और यहां पे मेरा क्या लगा दिया, मैंने हिंज सपोर्ट लगा दिया। अब चूंकि ये हिंज है, यहां से मैंने इसको रोका है, इसको मैंने पकड़ा नहीं है। पकड़ रहा था तो क्या हो रहा था, अगर इस तरीके से पकड़ के देख रहा था तो डिफ्लेक्शन जहां पकड़ा था वहां नहीं था, लेकिन मैंने इसको केवल ऐसे रोका है, तो रोकने के कारण तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट बिल्कुल 0 पॉइंट से हो जाएगा। हो रहा है 0 पॉइंट से, ध्यान से देखो, कागज फिक्स था तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा था। अगर ये मेरा बीम था और मैंने इसको फिक्स किया तो फिक्स के कारण जहां फिक्स है वहां पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, थोड़े आगे से जाके हो रहा है। लेकिन अगर ये सिंपली सपोर्टेड है, मतलब यहां आखिरी में खाली मैंने सपोर्ट दिया, पकड़ा नहीं है, तो उस केस पे आपका जहां सपोर्ट है वहीं से आपका क्या हो रहा है, पूरा कर्व आ रहा है।
है ना। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस पे जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा, इस केस पे मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा वो पूरा पूरा ऐसा जाएगा। यहां क्या हो रहा था, थोड़ा सा पक्के बन रहा था क्योंकि फिक्स था। यहां पे मैंने लगाया मोमेंट जितना रिक्वायर्ड है, और कितने यूनिट के लिए, कितने यूनिट रोटेशन के लिए, यूनिट रोटेशन के लिए मतलब यहां थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इस पे टेंजेंट खींचता हूं तो यहां थीटा की वैल्यू 1 के लिए कितना मोमेंट लगेगा, वो मेरा क्या लाएगा स्टिफनेस। अगर इसकी लेंथ मैंने एल बोली, इसकी ई और ये आई है, सिमिलरली इसकी लेंथ मैंने एल ई और आई बोली, ये मेरा ए हुआ, ये मेरा बी हुआ। तो इस केस पे मेरा क्या होगा, फार एंड सिंपली सपोर्टेड होगा, फार एंड सिंपली सपोर्टेड होगा तो उसके लिए स्टिफनेस होगा। इफ मेरा फार एंड क्या हो जाए, इफ मेरा फार एंड इज, इसको मैं बोल सकता हूं हिंज है या सिंपली सपोर्टेड भी बोल सकता हूं। तो अगर मेरा फार एंड हिंज हो या रोलर हो, उस केस पे मेरा जो के का वैल्यू होगा वो होगा 3EI/L। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, फार एंड अगर मेरा फिक्स है तो 4EI/L, और अगर हिंज है तो 3EI/L। इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो आपका हो गया कि अगर मेरा फार एंड फिक्स है तो जो स्टिफनेस रहेगा 4EI/L रहेगा, और मेरा फार एंड हिंज है तो स्टिफनेस 3EI/L रहेगा, है ना। इसका रिलेटिव स्टिफनेस की जब मैं बात करूंगा तो वो चीज अलग हो जाएगी। रिलेटिव स्टिफनेस मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो इस केस पे इसका रिलेटिव स्टिफनेस जब मैं देखूंगा, फार एंड फिक्स होगा तो वैल्यू अलग होगी, फार एंड दोनों अगर फिक्स जैसे होंगे। अब देखो इसको जब मैं देख रहा हूं तो इस केस पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसका रिलेटिव देख रहा हूं ए से बी का रिस्पेक्ट में, तो ये भी फिक्स की तरह काम कर रहा है, ये भी फिक्स की तरह काम कर रहा है। तो फार एंड दोनों फिक्स होंगे तो 4EI/L, 4EI/L से कैंसिल हो गए, वो 1 हो जाता है स्टिफनेस। तो वैसा रिलेटिव स्टिफनेस अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल तो आपको मालूम है कि अगर मेरा फार एंड क्या है, फिक्स है, तो मेरा रिलेटिव स्टिफनेस होगा 4EI/L, और अगर मेरा फार एंड रोलर हिंज सिंपली सपोर्टेड है तो 3EI/L। ठीक है, इसके बाद कभी इसके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है। अब जब फॉर्मूला देख रहे हो आप तो सीधा दिख रहा है कि अगर EI की वैल्यू बड़ी होगी तो स्टिफनेस की वैल्यू बड़ी होगी, और EI की वैल्यू अगर छोटी होगी तो स्टिफनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टिफनेस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पे, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E एंड I, और K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो आप बोल सकते हो इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि साहब, इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि अगर मेरा E और I इंक्रीज होगा तो मेरा स्टिफनेस इंक्रीज होगा। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। सिमिलरली अगर मेरा L इंक्रीज होगा तो के हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये स्टिफनेस के लिए बात थी। ठीक है, इसको मिटा दूं। तो L ज्यादा तो K कम, EI ज्यादा तो K ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो स्टिफनेस अब कोई भी पूछे तो आप बोल सकते हो कि एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं रोटेशन के टर्म में बोलूं तो एक यूनिट रोटेशन के लिए जितने फोर्स की रिक्वायर्ड है वो मेरा स्टिफनेस कहलाएगा। और अगर टॉर्क के टर्म में बोलूं तो एक यूनिट ट्विस्ट के लिए जितना टॉर्क रिक्वायर्ड है वो मेरा स्टिफनेस कहला जाएगा। मैंने फिर बोला कि अगर मेरा फार एंड फिक्स है तो जो मेरा स्टिफनेस रहेगा 4EI/L रहेगा, और अगर मेरा फार एंड सिंपली सपोर्टेड है या हिंज है या रोलर है तो उस केस पे मेरा फार एंड के लिए वैल्यू हो जाएगी स्टिफनेस की 3EI/L। उसके बाद नेक्स्ट बोला था उसने कैरी ओवर, कैरी ओवर, जो बेसिक कंसेप्ट है। ये सब अभी क्वेश्चन में लगेगा तो अपने को कई बार ये डेफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए मालूम होनी चाहिए। तो कैरी ओवर में अपन बोल सकते हैं कि इन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको ये क्या एनालिसिस करना पड़ता है, जो भी आप एनालिसिस करते हो तो इमेजिनरी मूवमेंट जो अपन ने लगाए हैं उस इमेजिनरी मूवमेंट का किसी पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चेंज होगा, वही आपका कहलाएगा कैरी ओवर फैक्टर। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि इन अ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इन अ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड we have to analyze, क्या करते हैं हम, वो लिख रहे हैं, we have to analyze the effect of applying imaginary movements। इमेजिनरी मूवमेंट क्या है, जैसे अपन मान के चल लेते हैं कि अगर रेंज है उस पर भी लगा दिया तो वो इमेजिनरी मूवमेंट हो। एट स्पेसिफाइड point
ठीक है। अगर मैं बोला कि ये मेरा एक बीम है जिस पे ये सपोर्ट मेरा हिंज है और ये मेरा फिक्स है, तो उस केस पे ये जो मेरा अगर मोमेंट म्यू है या एम मोमेंट है, तो इस ए वाले पार्ट पे कितना मूवमेंट होगा उसकी अगर मैं बात करूं तो कितना इफेक्ट आएगा वो मेरे को जानना होगा। तो इस ए के कारण इस बी पे कितना मूवमेंट होगा, इस ए के कारण यह मूवमेंट कितना कैरी ओवर होगा इसके इफेक्ट के कारण, इसी को अपन बोलेंगे कैरी ओवर, इसी को हम बोलेंगे कैरी ओवर। तो अपन ने बोल दिया आगे कि द बीम इन अबव, है ना, इसी की बात कर रहा है, when it receives moment m at कैपिटल A, अगर A पर A पॉइंट पे मोमेंट m है तो B पॉइंट पे कितना हो जाएगा उसकी बात करें। ठीक है, मोमेंट A पे अगर मोमेंट A है, सॉरी एट A पॉइंट पे मोमेंट m है, ठीक है, तो बी पॉइंट पे कितना मोमेंट डेवलप कर रहा है उसकी बात करें अगर, तो अगर ये फार एंड फिक्स है, सॉरी अगर आपका ये फार एंड फिक्स है तो आपका जो मूवमेंट होता है वो आधा कैरी ओवर होता है। अगर फार एंड आपका सिंपली सपोर्टेड है तो मूवमेंट जीरो होता है। इसका मतलब कैरी ओवर की बात करेंगे तो फार एंड फिक्स जहां भी होगा या कंटिन्यूअस होगा तो वहां मूवमेंट आपका क्या होगा, आधा यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही मतलब होता है कैरी ओवर का। लेकिन फार एंड अगर सिंपली सपोर्टेड है तो उस केस पे आपका कैरी ओवर कुछ नहीं जाता, वहां जीरो ही जाता है। ठीक है, तो इसी को अपन आने के लिख रहे हैं कि द बीम इन अबव व्हेन इट रिसीव मूवमेंट एट ए, मूवमेंट अगर एम मूवमेंट एट ए पे है तो विल डेवलप, बी पॉइंट पे क्या डेवलप करेगा उसकी बात करता हूं, तो विल डेवलप एट बी आ मूवमेंट ऑफ, कितना मूवमेंट कर देगा, अगर यहां एम लगा है तो बी पॉइंट पे मूवमेंट डेवलप करेगा ये m/2, बी पॉइंट पे कितना मूवमेंट डेवलप करेगा m/2 अगर फार एंड फिक्स है। ठीक है, तो दिस m/2 इज कॉल्ड, दिस m/2 मूवमेंट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड कैरी ओवर, इज कॉल्ड कैरी ओवर मूवमेंट। ठीक है, तो जहां फार एंड फिक्स होगा तो मूवमेंट आपका हमेशा आधा होगा। ठीक है, मूवमेंट क्या होगा, आधा। तो इसी के आगे लिख सकते हैं द फैक्टर कितना, मूवमेंट कितना वो आधा होगा ना, तो द फैक्टर 1/2 इज देन द कैरी ओवर फैक्टर, और कैरी ओवर फैक्टर को शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल C.O.F, कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया कि जो अगर फिक्स है तो मूवमेंट आधा कैरी ओवर होगा, तो अगर यहां मूवमेंट m लगा तो यहां मूवमेंट फिक्स एंड पे m/2 हो जाएगा, और m/2 में आपका जो 1/2 है वही कहलाएगा कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है, इसके बाद नोट में लिखता हूं, ध्यान से सुनना नोट में क्या लिखा है वो बहुत जरूरी है। नोट में बोला कि अगर मेरा फार एंड फिक्स नहीं होगा, अगर ये हिंज होगा या सिंपली सपोर्टेड होगा तो उस केस पे मूवमेंट जीरो हो जाएगा, कैरी ओवर कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैंने लिखा इफ द फार एंड बी इज हिंज्ड, या तो हिंज हो और रोलर, हिंज हो या रोलर हो या सिंपली सपोर्टेड हो, तो उस केस में, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड हो तो जो कैरी ओवर फैक्टर है उस केस में द COF इज कितना हो जाएगा उस केस में, तो COF कैरी ओवर फैक्टर अगर आपका क्या है, बी पॉइंट अगर हिंज है या रोलर है या सिंपली सपोर्टेड है, तो कैरी ओवर फैक्टर जो यहां अगर फिक्स के केस में 1/2 हो रहा था, तो रोलर, हिंज या सिंपली सपोर्टेड केस में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कैरी ओवर अगर पूछता है या कैरी ओवर फैक्टर पूछता है तो इतना आपको लिखना है। ये बेसिकली डेफिनेशन में पूछेगा और इसी का इंपैक्ट आपके क्वेश्चन पे आएगा, इसलिए अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए इसको वीडियो पॉज करके।
ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से कैरी ओवर फैक्टर की बात करेगा तो कैरी ओवर फैक्टर आपको ये मालूम होना चाहिए। इसको अपन एक टेबुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेबुलर फॉर्म में अगर मैं लिखना होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि टेबुलर फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ टाइप ऑफ लोड क्या है और कितना कितना कैरी ओवर जाएगा, ताकि आपको आसानी रहे। तो मैंने यहाँ लिख दिया टाइप्स ऑफ इन सपोर्ट, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया कैरी ओवर फैक्टर, और इसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो C.O.F। ठीक है, ऐसा बात समझना, इतनी सारी थ्योरी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। थ्योरी इसलिए लिखा रहा हूं ताकि पेपर में शॉर्ट नोट पूछता है तो बन जाए, प्लस इसका इंपैक्ट क्वेश्चन जब करो तो सुनी सुनी चीजें लगे, इसलिए। तो टेबल फॉर्म में अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पहला सपोर्ट मेरा क्या हो जाएगा, तो पहला सपोर्ट मेरा हो जाएगा फिक्स सपोर्ट, पहला मेरा फिक्स सपोर्ट, और फिक्स सपोर्ट के केस में मुझे मालूम है कितना होता है, हाफ जाएगा। दूसरा मैंने बोला इंटरमीडिएट, मतलब कंटिन्यूअस बीम होगा तो बीच वाला सपोर्ट, इंटरमीडिएट क्या लिख दूं, इंटरमीडिएट सपोर्ट। इंटरमीडिएट मतलब एग्जांपल के लिए समझिए कि अगर आपका एक ये बीम है कंटिन्यूअस बीम, तो ए बी सी डी, तो ए आपका यहां सिंपली सपोर्टेड हुआ, यही हुआ एंड सपोर्ट हुए, ये कहलाएंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, बी और सी पे जो सपोर्ट है, जो भी रिएक्शन आएंगे, ये कहलाएंगे इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में क्या होगा, कैरी ओवर हाफ जाएगा, तो इंटरमीडिएट में कैरी ओवर हाफ जाएगा। तीसरा आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट के बाद अगर कोई रिजिड ज्वाइंट भी हो, फ्रेम के केस में रिजिड ज्वाइंट होता, तो फ्रेम के केस में अगर रिजिड ज्वाइंट हो उस केस में भी 1/2 जाएगा। लेकिन कहां नहीं जाएगा, तो मैंने बोल दिया कि साहब रोलर सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो, रोलर सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो, ठीक है, क्या हो जाए, रोलर हो जाए या हिंज हो जाए, उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, या इंटरनल पिन हो जाए, इंटरनल पिन ज्वाइंट हो जाए, उस केस पे मेरा ये जाएगा 0। और अगर ओवरहैंगिंग भी हो जाए, अगर हो जाए, तो उस केस पे भी मेरा कैरी ओवर फैक्टर ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब दूसरी भाषा में बोलूं तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे क्वेश्चन पे कैरी ओवर जब मुझे करना होगा, तो अगर फिक्स सपोर्ट है तो कैरी ओवर होगा जहां भी हो, या इंटरमीडिएट में कैरी ओवर होगा, लेकिन जहां रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट होगा वहां कैरी ओवर नहीं होगा, वहां आधा नहीं भेजेंगे। ये चीज याद रखना, ये आगे समझ में आएगी क्यों करना है, ठीक है। तो ये कैरी ओवर फैक्टर है, आप इसको वीडियो रोक कर लिख लीजिए। तो ये आपने लिख लिया। अब अगली हेडिंग की बात करता हूं मैं। तो अब मुझे पता चल गया फिक्स हो या इंटरमीडिएट हो उस केस पे, या रिजिड जॉइंट हो तो उस केस पे आपका 1/2 रहेगा, लेकिन अगर रोलर हिंज हो या ओवरहैंगिंग हो तो उस केस पे कैरी ओवर फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 0। अगली डेफिनेशन की बात करता हूं, तो अगली डेफिनेशन बोली थी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसी का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना। फिक्स्ड एंड की बात कर चुका, स्टिफनेस कैसे होगा, क्या होगा उसकी बात कर ली, है ना, क्या होगा कैसे होगा उसकी बात कर ली, आगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात कर ली, ठीक है। तो अगली हेडिंग में लिख सकता हूं, कई बार पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब ज्यादा लोड नहीं लेना, मैथमेटिकली को तो आप इसको बोल सकते हो कि समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। अगर ऐसा आप बोल दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैं समझना चाह रहा हूं, तो मैंने बोला क्या बोला कि अगर एक पर्टिकुलर ज्वाइंट है, सेंटर ज्वाइंट है जिसपे ये सब फोर्स आके या मेंबर आके कनेक्ट हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक ज्वाइंट ओ पर आपके मेंबर आके कनेक्ट हो रहे हैं, एक मेंबर आके कनेक्ट हो रहा, हर मेंबर कनेक्ट होने पे ये ओ पॉइंट पे अगर मोमेंट लगा म्यू, या कहीं किताब लिखती एम या कहीं m0, बात एक ही है। तो और इसका नाम अगर मैंने दिया ए,
इसका नाम मैंने दिया बी, इसका नाम दिया सी और डी। इस मेंबर की जब मैं बात करूंगा तो इस पे क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं अगर मैंने क्या किया, एक जॉइंट है, मान लो रिजिड जॉइंट है, उस रिजिड जॉइंट पे अगर मैंने क्या कर दिया, एक मूवमेंट अप्लाइड कर दिया, एक मूवमेंट अप्लाइड कर दिया, ठीक है, एक मूवमेंट मैंने अगर अप्लाइड कर दिया तो उस मूवमेंट के कारण, इस मूवमेंट के कारण इन मेंबरों पे कितना मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वही मेरा कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मतलब इस मूवमेंट के कारण बाकी इन मेंबरों में क्या इफेक्ट आएगा, इस मूवमेंट को, मतलब एक 10 किलो का न्यूटन का मूवमेंट था, 10 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट था, तो ये अलग अलग मेंबर पे ये 10 किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही कहलाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से ही मेरा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है वो पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आपने बोल दिया कि एक रिजिड जॉइंट है ओ, उस जॉइंट पे ओ ए मेंबर, ओ बी मेंबर, ओ सी मेंबर, ओ डी मेंबर है। इस पर्टिकुलर जॉइंट ओ पे एक मूवमेंट लगा, तो इस मूवमेंट के कारण इस ओ ए मेंबर पे, इस ओ बी मेंबर में, इस ओ सी मेंबर में, इस ओ डी मेंबर में क्या इंपैक्ट आएगा, कितना मूवमेंट आएगा और किस कारण आएगा। वो मूवमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओ ए में, ओ बी में, ओ सी में, ओ डी में, वो किसके कारण डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के कारण। तो यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को समझाने की बात रहेगी। तो अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख दिया, व्हेन अ मेंबर इज अप्लाइड, सॉरी, व्हेन अ मूवमेंट इज अप्लाइड, व्हेन अ मूवमेंट इज अप्लाइड टू अ रिजिड जॉइंट, एक कोई जॉइंट है रिजिड जॉइंट, the movement is applied in a rigid joint where a number of member are meeting, जहां एक ऐसा रिजिड जॉइंट जहां पे नंबर ऑफ मेंबर आगे क्या हो जाए, मीट कर जाए, ठीक है। द अप्लाइड मूवमेंट इज शेयर्ड, मतलब बटना, by the members meeting at the joint, the ratio of the movement share by a member to the applied movement at the joint is called the distribution factor of the member। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर पूछने को हो तो ये है, ठीक है। ठीक, क्या लिखा मैंने, समझने की कोशिश करो। जो मैंने बोला वही मैंने लिखा कि एक अगर रिजिड जॉइंट ओ है, उस जॉइंट पे बहुत सारे मेंबर आके मुड़ रहा है, मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, 4 मेंबर आके आपके मुड़ रहे हैं एग्जांपल के लिए। तो ये जो अप्लाइड मूवमेंट है एम, इन मेंबरों के द्वारा जितना जितना शेयर होगा उस रेशो को ही मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, उस रेशो को ही बोल दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ध्यान से देखो, व्हेन अ मूवमेंट इज अप्लाइड टू द रिजिड जॉइंट where a number of member is meeting, यहां के मिल गए, ठीक है, एट द ज्वाइंट, द रेशियो ऑफ द मूवमेंट शेयर, इस मूवमेंट को मेंबरों ने कितने कितने रेशियो में शेयर किया वही मेरा कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। द रेशियो ऑफ द मूवमेंट शेयर बाय द मेंबर टू द अप्लाइड मूवमेंट एट द ज्वाइंट, जो अप्लाइड मूवमेंट ज्वाइंट है उसको कितने कितने पार्ट में कितने रेशियो में शेयर कर रहा है, उसी को मैंने बोल दिया व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसी को मैंने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अगर आपसे पूछे तो ये कहानी है। तो मैंने बोल दिया कि अगर मूवमेंट मेरा एम लग रहा, ठीक है, एक, अब मैंने बोला कि इस ओ ए पे एम ओ ए मूवमेंट ले लेगा, ये एम ओ बी मूवमेंट ले लेगा, ये एम ओ सी मूवमेंट ले लेगा, ये एम ओ डी मूवमेंट ले लेगा। लेकिन याद रखना
कि ये टोटल मूवमेंट इस m के बराबर ही होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका सम कितना होना चाहिए, गिवन लोड m के बराबर। या एग्जांपल के लिए बोला, अगर ये यूनिट लोड है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो सम होना चाहिए, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं कि 1 यूनिट मूवमेंट लगा रहा हूं, कितना लगा रहा हूं, 1 यूनिट मूवमेंट लगा रहा हूं, तो अल्टीमेटली ये 1 यूनिट मूवमेंट किसी भी रेशो में बटे, वो रेशो डिपेंड करेगा कि मेरी एंड कंडीशन क्या है, वो रेशो डिपेंड करेगा कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस मेंबर का क्या है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर 4 मेंबर हैं, m डिवाइडेड बाय 4 करके 0.25 तो काय को टेंशन लेते, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रहेगा उसकी एबिलिटी में। जैसे मैंने बोला एक पिताजी है, एक पिताजी के 4 बच्चे, 4 बच्चा और पिताजी के 10 का नोट, कितने का नोट, 10 का नोट, तो 4 बच्चों में पिताजी 10 के नोट 0.25 से नहीं बांटेगा। अगर वो 10 के नोट को कमाना वापस चाहता है, मैंने बोला चारों बच्चों को उन्हें कुछ पैसे देने हैं और वो पैसे दिए, मान लो एक एग्जांपल के लिए आपकी तरह सोचता हूं कि पहली बार में उसने 10 रुपए के ढाई चारों को दे दिए। एक भाई साहब चले तो कमा के लाए और 2.5 की जगह 10 रुपए कमा के लिया। दूसरे भाई साहब चले, वो 2.5 रुपए के 5 रुपए कमा के लिया है। तीसरे भाई साहब चले तो वो 2.5 रुपए के 2.5 रुपए लिया है, वापस कुछ हो गया, नहीं कर पाए। और एक भाई साहब चले तो 2.5 रुपए का लेके भी आए कुछ, और पता चले अल्टीमेटली वो 2.5 रुपए को गवा के आ गए और वो कम करके आ गए। तो उनको एबिलिटी पता चल गई कि साहब हमने तो 2.5 रुपए दिए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा एबिलिटी है इसकी थोड़ी कम है, इसकी बराबर ही है, और आखिरी वाले की क्या है, लुल बटे सन्नाटा है। इसका मतलब कि मैं जो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अब अगली बार पैसा, चूंकि मुझे पता चल गया कि ए वाले की एबिलिटी अच्छी है। एबिलिटी व्हाट, इस मेंबर के टर्म पे मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, क्या है, कैसा है, और किस रास्ते पे जा रहा है, उसका एंड क्या है। एंड मतलब फिक्स्ड एंड है कि सिंपली सपोर्टेड एंड है कि क्या है, उस पे डिपेंड करेगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को अगर मैं मैथमेटिकली बोलूंगा तो ये कुछ नहीं होता, समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, सॉरी ये क्या कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर टू द समीशन ऑफ टोटल रिलेटिव स्टिफनेस एट दैट जॉइंट। मतलब अगर उस जॉइंट पे 2 मेंबर हैं तो मेंबरों का इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल का समीशन टोटल समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस कर दूंगा, तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कराएगा मैथमेटिकली। वो क्या कहलाएगा, मैथमेटिकली वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसका मतलब अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, दूसरा एंड कंडीशन क्या है। क्योंकि मैंने इससे पहले ही पढ़ा कि एंड कंडीशन अगर मेरा फार एंड फिक्स है तो क्या हो जाएगा साहब, फार एंड फिक्स है तो मैंने अभी पढ़ा था क्या हो जाएगा, तो फार एंड फिक्स होगा तो 4EI/L होगा सर, और अगर सिंपली सपोर्टेड एंड होगा तो 3EI/L होगा। तो अल्टीमेटली स्टिफनेस के किस पे डिपेंड कर रहा है सर, EI पे। तो अगर EI मेरा क्या होगा सर, मुझे पता चल गया कि K इक्वल टू 4EI/L या K इक्वल टू 3EI/L, तो अल्टीमेटली 3 और 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है सर। अगर K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो E तो अपन मान के चलते कि मटेरियल सेम है। अगर बीम पूरे सेम मटेरियल का बना तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम हो जाएगा। चेंज हुआ I चेंज कर सकता है साइज में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर सकता है साइज में, शेप में, उसके कारण। तो उसके कारण सर मुझे पता चल गया कि अगर किसी मेंबर का I ज्यादा होगा तो उसका रिलेटिव स्टिफनेस ज्यादा होगा, रिलेटिव स्टिफनेस ज्यादा होगा, और उस मेंबर को जोड़ूंगा तो उसका समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस हो जाएगा। तो जिसका I ज्यादा तो सर अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर सर उस मेंबर की प्रोपोर्शनली दूसरे मेंबर से लेंथ कम होगी तो सर स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीजें आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सीधा सीधा K इक्वल टू EI/L पे डिपेंड करता। EI अगर ज्यादा तो K ज्यादा, EI अगर कम तो K कम, L अगर ज्यादा तो K कम, है ना। मतलब K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EI, लेकिन K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, है ना, लेंथ से डिपेंड करता। तो वो अपन ने कहानी लिखी थी। तो अगर इसी को अपन बात करें कि साहब इस OA पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो मैंने बोला इसका रेशो कितना हो जाएगा, OA पे मोमेंट आया MOA और टोटल इस जॉइंट का हुआ M, तो मैं लिख सकता इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है, thus if
एम ओ ए मेंबर पे मोमेंट कितना मान लिया, ओ ए। इफ एम ओ ए इज द मोमेंट शेयर बाय, मोमेंट शेयर्ड है ना, ये शेयर फोर्स वाला शेयर नहीं है, ये बांटने वाला शेयर्ड है, वो शेयर था SHEAR, और ये शेयर्ड है मतलब बांटने वाला, ठीक है। मोमेंट शेयर्ड बाय मेंबर ओ ए व्हेन, कब, जब जॉइंट पे कितना मोमेंट लगा, व्हेन कैपिटल मोमेंट M, व्हेन मोमेंट कैपिटल M इज अप्लाइड एट जॉइंट O, है ना, वो तो अपन ने डायग्राम में बात करी, एट जॉइंट O, देन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, then the distribution factor for member OA, तो सीधी सीधी बात है ना साहब, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, O मतलब O, A मतलब A, OA मेंबर पे कितना हो जाएगा, जितना OA ने मूवमेंट लिया डिवाइडेड बाय टोटल मूवमेंट, यही तो हुआ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। वही तो मैंने समझाया कि सर 4 बच्चे थे तो 4 कितना कितना कर लिया, किसी को 4 दे दिया, किसी को 5 दे दिया, उसकी एबिलिटी पे, एबिलिटी डिपेंड करेगी आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पे, एबिलिटी डिपेंड करेगी आपकी लेंथ पे, उसके हिसाब से स्टिफनेस पे, और उसके हिसाब से ये, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपने घर का राज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिपेंड करता है मैथमेटिकली। अगर मैं न्यूमेरिकली जाऊंगा तो जो मेरा रिलेटिव स्टिफनेस है डिवाइडेड उस जॉइंट में उस मेंबर का, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एट दैट जॉइंट। उस जॉइंट पे अगर मान लो 4 मेंबर आ रहा है तो चारों को रिलेटिव स्टिफनेस को जोड़ दूं, वो हुआ, और उस पर्टिकुलर जिस मेंबर के लिए निकाल रहा हूं उसका रिलेटिव स्टिफनेस का रेशियो निकाल दूं, तो इसको मैं कह लूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको मैं कह लूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मैथमेटिकली न्यूमेरिकल में उस तरीके से बात करेंगे। तो आपको लिखना है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। तो सीधी सीधी बात थी कि एक जॉइंट पे जितना मूवमेंट आ रहा है उसको जितने मेंबर होगा उस पे डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड होगा उसकी एबिलिटी पे, उसके कुछ एस्पेक्ट्स पे, कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टी यहां पे रहेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, प्रॉपर्टी यहां रहेगी आपका यंग मॉडुलस E, या प्रॉपर्टी आपकी रहेगी लेंथ ऑफ मेंबर। उस पर ही डिपेंड करेगा कि कितना कितना मैं रेशियो पे डिवाइड करूं मूवमेंट को। एक पर्टिकुलर मूवमेंट को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और किसकी हेल्प से कर दिया, रिलेटिव स्टिफनेस की हेल्प से कर दिया। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर को मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ये तो मुझे समझ में आ गया। एक डेफिनेशन सर आप बार बार बोल रहे हो रिलेटिव स्टिफनेस, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। रिलेटिव स्टिफनेस न्यूमेरिकल में इसको शॉर्ट में लिखते हो RS, है ना, RS मतलब RS रिलेटिव स्टिफनेस, और इसी को अपन बोलते हैं रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर भी बोल सकते हो। तो फैक्टर मतलब I/L, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ये आपका कहलाएगा IL फैक्टर, रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर। ठीक है, तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या हो जाएगा आपका, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो टाइप ऑफ फार एंड सपोर्ट के हिसाब से, रिलेटिव की बात कर रहा हूं बेटा, केवल स्टिफनेस की बात नहीं कर रहा। केवल स्टिफनेस की बात करूंगा तो फिक्स्ड एंड पे क्या हो जाएगा 4EI/L, और केवल मैं स्टिफनेस की बात करूंगा और फार एंड सेफ्टी सपोर्टेड हो या हिंज हो या रोलर हो तो उस केस पे 3I/L। लेकिन रिलेटिव मतलब किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे रिलेटिव आए हैं, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार आए हैं, रिश्तेदार मतलब जैसे मैं मोहन कुशवाहा, तो मोहन तो मैं हो गया, लेकिन मेरा रिलेशन किससे पता चल रहा है, कुशवाहा से। मेरा रिलेशन किससे पता चल रहा है, कुशवाहा से। तो कौन है, रिलेटिव है। जैसे बोल दिया ये सो एंड सोन कुशवाहा आया, मेरा रिलेटिव है। तो पर्टिकुलर किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में जब मैं बात कर दूंगा स्टिफनेस की, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब मैं बात कर दूंगा, मतलब किसी एक रिस्पेक्ट में जब मैं बात कर दूंगा, तो वही स्टिफनेस कहला जाएगा मेरा रिलेटिव स्टिफनेस। जब मैं किसी कंपेयर करूंगा, जब कंपैरिजन निकालूंगा AB उस मेंबर पे, जॉइंट पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्टिफनेस कितना आ रहा है, उसका एक पर्टिकुलर एक कैलकुलेशन करके निकाल दूंगा, तो उस केस पे वो कहलाएगा मेरा रिलेटिव स्टिफनेस। स्टिफनेस मुझे पता चल गई कि मेरा एक यूनिट
डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना फोर्स लगा वो मेरी स्टिफनेस, या एक यूनिट रोटेशन के लिए, किसी बीम में एक यूनिट रोटेशन के लिए कितना मूवमेंट का रिक्वायरमेंट है वो मेरा स्टिफनेस हो गया, या किसी एक सर्कुलर शाफ्ट में एक यूनिट ट्विस्ट के लिए कितने टॉर्क की मुझे जरूरत है वो मेरा हो गया स्टिफनेस। और उस स्टिफनेस को किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर दूं, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर दूं, किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात कर दूं, तो वो मेरा कहलाएगा रिलेटिव स्टिफनेस। तो मैंने रिलेटिव स्टिफनेस किस पे डिपेंड करेगा और मेंबर में कैसा रहेगा, तो मैंने बोल दिया टाइप ऑफ फार एंड सपोर्ट पे डिपेंड करेगा रिलेटिव स्टिफनेस। और रिलेटिव स्टिफनेस यहां पे रिलेटिव स्टिफनेस मेरा कितना हो जाएगा, अगर मेरा टाइप ऑफ फार एंड सपोर्ट की बात करूंगा तो पहला मेरा, मैं एक तो यही सपोर्ट हो सकता है मेरा, ध्यान से देखना बहुत काम की चीज है, यही पूरे क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैंने बोला फार एंड इज फिक्स्ड, फार END इंड है ना, END एंड वाला नहीं खा, ये खत्म वाला, ए फार एंड इज फिक्स्ड है ना, तो सर मैं I/L डायरेक्ट रिलेटिव स्टिफनेस लिखूंगा। इफ इंटरमीडिएट, अगर मेरा इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा या इंटरमीडिएट स्पान होगा, उस केस में भी मैं आंख बंद करके I/L, अब ये आई समझना, आई उस मेंबर का आई, उस स्पान का आई, उस स्पान का आई, अगर 2i तो 2i, 3i तो 3i, 4i तो 4i, मोहन आई तो मोहन आई, कोई भी आई, जितना आई दिया होगा उतना लिखना। ये I/L मैंने लिख दिया तो ऐसा नहीं कि वो मेंबर में लिख रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i था और आप तो सर आपने I/L लिखा था फार एंड के लिए, तो हम आई, मेरा आई मतलब उस स्पान के लिए पर्टिकुलर, अगर मैं यहाँ आई मान के चल रहा तो आई, अगर 2i क्वेश्चन में दिया होगा तो 2i, 3i तो 3i, 4i तो 4i, कुछ भी आई तो कुछ भी आई, डिवाइडेड बाय L। इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट मतलब मैंने बता दिया कि अगर इस तरीके से आपका कंटिन्यूअस है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट है, या आखिरी सपोर्ट मान लिया, अब मैं समझाने की कोशिश क्वेश्चन के साथ भी करूंगा। मैंने बोला बी जॉइंट पे खड़ा हूं तो BA पे फार एंड फिक्स, तो यहां हो जाएगा मेरा कितना I/L। बी से सी पे गया, अगेन एक सपोर्ट है, तो ये मेरा कहलाएगा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के लिए भी सर I/L। लेकिन जैसे ही मैं सी से बी गया तो भी इंटरमीडिएट, लेकिन सी से डी जाऊंगा, जब कहां से जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, तो फार एंड मेरा क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, फार एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है, तो इस केस पे फार एंड सिंपली सपोर्टेड होगा, तो उस केस पे 3/4 I/L होगा। तो अभी तो मैंने बोला इफ फार एंड फिक्स तो I/L, आई मतलब उस स्पान का आई, 4i तो 4i, 5i तो 5i, 1.5i तो 1.5i, 0.5i तो 0.5i। एग्जाम्पल के लिए I1, I2, I3 है, तो इस केस में I1/L, I1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो क्वेश्चन में थी, इस केस पे I2/L, इस केस पे CD के लिए I3/L है ना, लेंथ भी लेंथ है। उसके बाद मैंने तीसरा बोल दिया इफ फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, इफ फार एंड सिंपली सपोर्टेड हो, या रोलर हो, या हिंज हो, या इंटरनल हिंज हो, ये बार बार नाम आएगा, या ओवरहैंग हो, उस केस पे सर 3/4 I/L होगा। ये ध्यान रखना है। ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, रिलेटिव स्टिफनेस को। स्टिफनेस को किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलूंगा, किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलूंगा और उसकी वैल्यू निकालूंगा तो वो रिलेटिव स्टिफनेस कहलाएगा। और रिलेटिव स्टिफनेस देखते समय मेरे को याद रखना है कि अगर मैं बी जॉइंट पे खड़ा हूं, ए जॉइंट नहीं होगा, जॉइंट मतलब मेंबर मोर देन 2, एक से ज्यादा मेंबर होंगे उस पॉइंट पे आके ज्वाइन करें। अगर एक पॉइंट पे आके एक मेंबर है तो नहीं, एक से ज्यादा मेंबर किसी ज्वाइंट पे आके किसी पॉइंट पे आके कनेक्ट होंगे तो वो ज्वाइंट कहलाएगा। तो ए ज्वाइंट नहीं है, कौन ज्वाइंट है, बी, तो बी ए, बी से ए गया, बी से ए फार एंड क्या हुआ, फिक्स, इसलिए I/L। इंटरमीडिएट बी से सी गया, बी से सी के बाद एक सपोर्ट और है, तो क्या हो जाता है, कहानी तो जब आप सीखने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल में जब इसको एनालिसिस करोगे तो समझना क्यों हो जाता है, नहीं तो आप बोले अरे ऐसे कैसे अपनी मर्जी से। जब आप बात करते हो, और मैंने आपको भले 3 मोमेंट थ्योरम हो, आपको बोला था कि अगर इंडिविजुअल सी की बात करूंगा, बी की नहीं, इंडिविजुअल सी की बात करूंगा तो यहां पे सी पे एक मोमेंट ऐसा भी आएगा, एक मोमेंट ऐसा भी आएगा।
बी पे एक मूवमेंट ऐसा भी आएगा, एक मूवमेंट ऐसा भी आएगा, तो ये बी वाले पॉइंट का तो काउंटर इफेक्ट हो जाएगा, बी वाले का तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव होके जीरो हो जाएगा, लेकिन इस सी वाले पे नहीं होगा, सी वाले पे एक ही आएगा। तो सी वाला जब कोई मूवमेंट लग जाता है तो सिंपली सपोर्टेड वर्क करता है एज अ फिक्स, इसलिए जब बी से सी जाता हूं, इंटरमीडिएट जा जाता हूं, भले आगे कुछ भी हो, भले आगे कुछ भी हो, आगे कोई भी सपोर्ट उससे लेना देना नहीं, ये जब इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा तो ये इस पे एक मूवमेंट लगेगा और मूवमेंट वर्क करेगा एज अ फिक्स, इसलिए मैं यहां पे इंटरमीडिएट के लिए आई बाय एल लिखता हूं, इंटरमीडिएट के लिए आई बाय एल लिखता हूं, समझ में आ रही, इंटरमीडिएट के लिए आई बाय एल लिखता हूं, सी से भी लिखूंगा तो भी इंटरमीडिएट आई बाय एल लिखूंगा, लेकिन सी से डी गया तो सिंपली सपोर्टेड एंड पे मूवमेंट जीरो होता, उस केस पे मैं यहां, उस केस पे जब आगे चलूंगा उस केस पे 3/4 आई बाय एल लिखूंगा। इंटरमीडिएट के लिए ऑलवेज आई बाय एल, फार एंड फिक्स होगा तो आई बाय एल। इंटरमीडिएट में क्या होगा, जब पर्टिकुलर सी को कंसीडर करेंगे तो हाँ आगे का स्पान छोड़ दिया, लेफ्ट या राइट ऑफ द सेक्शन देखेंगे तो मूवमेंट जनरेट आता है, लेकिन अगर मैं बीच वाले बी पॉइंट की बात करूं तो मैंने बोला था एक मूवमेंट बीसी लगता है, एक मूवमेंट बी ए लगता, ये जितना नेगेटिव होता उतना पॉजिटिव, या जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड का होता, तो इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट के कारण बी जीरो हो जाता, लेकिन ये सी जॉइंट नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि सी डी नहीं कंसीडर कर रहा है। जब मैं सी की बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट में तो ये एक कपल काम करेगा, और कपल मतलब क्या है, उस सपोर्ट को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, और फिक्स कर रहा है तो फिक्स्ड एंड जैसे ट्रीट करेगा, और फिक्स्ड एंड जैसे ट्रीट करा तो मेरा रिलेटिव स्ट्रेस फिक्स के लिए कितना था, आई बाय एल, लेकिन सिंपली सपोर्टेड होगा तो उस केस पे 3/4 आई बाय एल। इसको उतार लीजिए, इतनी डेफिनेशन आपके लिए जरूरी है, पेपर में पूछती है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है वो बात करेंगे। तो अब मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे करनी है, क्या करनी है उसकी बात करते हैं, स्टेप्स क्या क्या रहेंगे वो करना है। मिटा देता हूं इसको। तो मैंने क्या पढ़ लिया, कल से लेके आज तक में फिक्स्ड मूवमेंट पढ़ा, कैरी ओवर पढ़ा, तो कैरी ओवर भी मैंने पढ़ लिया कि कैरी ओवर अगर आपका हिंज है या इंटरनल हिंज है या रोलर सपोर्ट है तब तो कैरी ओवर फैक्टर जीरो होगा, लेकिन अगर आपका फिक्स है या इंटरमीडिएट है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा 1/2, इसलिए मैंने समझाया था फिक्स के केस में वहां 1/2, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो ये भी वर्क करेगा एज अ फिक्स, इसलिए 1/2 लिखाया था। और क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये है रिलेटिव स्टिफनेस, मतलब स्टिफनेस को ही किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब कंपेयर करेंगे ए से बी या बी से ए को, उस कंपेरिजन में क्या होगा, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए स्टिफनेस कहलाएगा रिलेटिव स्टिफनेस। और निकालने का तरीका, स्टिफनेस अलग है, स्टिफनेस फार एंड फिक्स होगा तो 4EI/L है, लेकिन रिलेटिव स्टिफनेस की बात करोगे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की बात करोगे तो उस केस पे फार एंड फिक्स होगा तो I/L होगा, इंटरमीडिएट अगर होंगे तो भी I/L होगा, लेकिन फार एंड अगर सिंपली सपोर्टेड होगा तो 3/4 I/L होगा। पर्टिकुलर स्पान तक कंसीडर करना, आगे वाले की बात नहीं करनी, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अब मैंने बोला स्टेप्स फॉर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये इसलिए लिखा देता हूं कि बाद में कभी देखो, खोलो कॉपी किताब तो समझ में आ जाए, 10 साल बाद भी खोलो तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की स्टेप्स क्या है। तो स्टेप्स में पहली स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा समझते चलिएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरीके कंटिन्यूअस भी में, कौन सा भी में, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब सपोर्ट मोर देन 2, फिक्स भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है, सपोर्ट मोर देन 2 हो गया तो कौन सा बीम कहलाएगा, कंटिन्यूअस। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3। लोडिंग के बारे में बात अभी नहीं कर रहा, लोडिंग की जब मैं बात करूंगा वो तो क्वेश्चन में करूंगा, और जैसी जैसी लोडिंग होगी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोडिंग के लिए मेरे पास फॉर्मूले हैं फिक्स्ड मोमेंट का, अगर पॉइंट लोड लगा है सेंट्रिसिटी वाला तो W, लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो पहले माइनस साइन, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले ए आएगा, तो WA बचे वाला पॉइंट डिस्टेंस B का स्क्वायर बाय L स्क्वायर, वैसे राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो प्लस WA स्क्वायर B बाय L स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अगर सेंटर पे लोड लग गया तो लोड नहीं लेने का, वैसे तो माइनस WL/8 और प्लस WL/8 वैल्यू होती है, लेकिन नहीं भी याद हो तो क्या करना, जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें A की जगह L/2 B की जगह L/2 रखना, काट कूट के देखना, माइनस WL/8 और प्लस WL/8 आएगा। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो माइनस साइन लूंगा, राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो प्लस साइन, अपन ने पहले ही डिसाइड कर लिया, साइन कन्वेंशन है। उसके बाद अगर यूडीएल होगा तो यूडीएल के लिए क्या होगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट, सिंपली सपोर्टेड के लिए सर WL/8 होता था तो फिक्स्ड एंड में थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो माइनस WL/12 हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो प्लस WL/12 हो जाएगी।
उसके बाद लोड कौन सा पड़ा था सर? कपल पड़ा था। कपल कौन सी डायरेक्शन में सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसकी बात कर रहा हूं? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज हुआ तो दोनों राइट टू लेफ्ट जाओ या लेफ्ट टू राइट जाऊं, दोनों प्लस लेके चलना। अगर कपल क्लॉकवाइज है तो, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे। लेना तो लेफ्ट टू राइट भी माइनस था और राइट टू लेफ्ट प्लस था, लेकिन जब मैंने मूवमेंट की बात करी थी और कपल की बात करी थी, राइट हैंड साइड से जब भी एनालिसिस करूंगा तो मुझे याद आता है आरसीएन मतलब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव इसका मतलब कपल जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाऊंगा, बीम को जब देखूंगा तो मेरा माइनस म्यू और पहले से माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राइट टू लेफ्ट हो या लेफ्ट टू राइट हो, अगर कपल नेगेटिव, अगर कपल क्लॉकवाइज है तो उस केस पे मेरा एमएफ, एम बी, एम ए, एम बी जो भी हो, फिक्स लिखना है तो एमएफ से शो करता हूं फिक्स्ड मोमेंट को, तो एमएफ ए बी या एमएफ बी ए हो, उस केस पे आपकी वैल्यू क्या होगी? कपल क्लॉकवाइज होगा तो दोनों प्लस होंगी। कितनी वैल्यू आएगी? तो अगेन फॉर्मूला याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले ए आएगा, तो मैं लिखूंगा म्यू जो कपल है, पहले ए आए तो 3a माइनस एल इंटू बचा कौन? बी डिवाइडेड बाय ए और बी दोनों आ गया तो लेंथ का स्क्वायर एल का स्क्वायर। सिमिलरली लेफ्ट टू राइट आऊंगा, फॉर्मूले देखते जाना है ना पुराने। राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो क्या हो जाएगा? पहले बी आएगा और क्योंकि क्लॉकवाइज है तो प्लस म्यू इंटू बी है ना, सॉरी म्यू इंटू ब्रैकेट के अंदर 3b माइनस एल इंटू बचा हुआ लेंथ ए अपॉन एल स्क्वायर। उसके बाद अगर मैंने बात करी थी कि कोई पॉइंट लोड हो तो बात कर ली, यूडीएल हो तो बात कर ली, सेंटर पे लोड हो तो बात कर ली, कपल हो तो बात कर ली। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन पे यूवीएल आ जाए, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ जाए, तो उस केस पे मैंने बोला था कि 20 और 30 वैल्यू होती है, डब्ल्यूएल स्क्वायर तो होता है, कंफ्यूजन होता है कि 20 आएगी कि 30 आएगी। तो जब आप जाओगे लेफ्ट टू राइट पे तो देखना, अगर लोड का इनिशिएशन पॉइंट है मतलब पॉइंट छोटा तो वैल्यू बड़ी, तो उस केस में माइनस डब्ल्यूएल स्क्वायर बाय 30, और अगर लेफ्ट टू राइट आया या राइट टू लेफ्ट आया और अगर मेरी वैल्यू डब्ल्यू हुई तो वैल्यू बढ़ी, यहां पे पॉइंट की वैल्यू बढ़ी, पॉइंट छोटा यहां था तो डब्ल्यूएल स्क्वायर बाय 30, वहां से आऊंगा तो 20। ये सब फिक्स्ड मोमेंट के डायग्राम को याद करते रहे। तो बात कर रहा हूं मैं, हवा में बात नहीं कर रहा, मैं लिखा चुका हूं, मैं तो केवल आपको याद दिला रहा हूं फिक्स्ड मोमेंट के लिए, ठीक है। उल्टा चलता वाइस वर्सा। ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए तो -5 96 बाय डब्ल्यूएल स्क्वायर, उधर से +5 डब्ल्यूएल स्क्वायर बाय 5 बाय 96 डब्ल्यूएल स्क्वायर, ये फॉर्मूले मैंने लिखाए थे। तो मैं बात कर रहा हूं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, जिसपे आपने कंटिन्यूअस बीम कंसीडर किया, ए बी सी डी, ए आपका फिक्स मान लिया, डी मैंने सिंपली सपोर्टेड मान लिया जानबूझ के समझाने के लिए। तो मेरी पहली स्टेप होगी, स्टेप फर्स्ट में करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट फॉर ईच स्पान, फिक्स्ड एंड मूवमेंट फॉर ईच स्पान। और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के तो फॉर्मूले मैंने कल ही बात करे थे, कहां से ड्राइव होते वो बात करे थे, क्या वैल्यू होती वो बात करा था, कैसे याद कर सकते हैं वो बात करा था। अल्टीमेटली क्वेश्चन पे आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू फॉर्मूला रखोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, उसको ड्राइव करने नहीं बैठना है, ये चीज ध्यान रखना। सिमिलरली स्टेप सेकंड की बात करता हूं, तो जब स्टेप फर्स्ट मेरी फिक्स्ड एंड मोमेंट निकल गई, अच्छा फिक्स्ड एंड मोमेंट के साथ साथ याद रखना, अभी किसी भी क्वेश्चन पे मैंने यहां भी सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट या सिंक की बात नहीं करी। सिंक का क्वेश्चन जैसे ही आएगा तब मैं सिंक की बात करूंगा। अल्टीमेटली पहले हुआ बना के मैं डराना नहीं चाहता किताब की तरह, मैं हर चीज को, हर क्वेश्चन को स्टेप वाइज लेके चलूंगा और समझाने की कोशिश करता हूं। कभी भी किसी चीज को हुआ बनाने की कोशिश नहीं करता कि एक साथ इतना बड़ा बड़ा लिख दो तो अगले दिन आप कॉपी किताब खोलना बंद कर दो। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हर क्वेश्चन को एनालिसिस करके एक कंपाउंड फॉर्म में ले आता हूं, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन में क्या नया इंक्रीज हुआ, क्या नया इंक्रीज होगा, ये होगा तो क्या होगा वो आपको पता रहे। अगर मैं एक साथ पूरी राम कथा लिख दूं और बाद में लेके आऊं कि भाई ये लक्ष्मण था, यहां पैदा हुआ, उसने ऐसा किया, ये राम जी थे, ये इसके भाई थे, ये सीता जी ये वनवास गई थी, ऐसी कहानी बताते रहूं, आदम अब्बा की कहानी बताते रहूं तो वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं हर चीज को छोटे छोटे से चालू करता हूं और आखिरी पॉइंट पे ले जाता हूं। डायरेक्ट आखिरी पॉइंट से पहले पॉइंट पे लेके नहीं आता जो किताब करती है, ये थोड़ी सी गलती रहती है, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूले थे। स्टेप नंबर सेकंड, जैसे ही मेरे फिक्स्ड एंड मोमेंट आ गए तो मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बाय यूजिंग
टेबल। कौन सी टेबल यूज करूंगा? घर वाली सोने बैठने लिखने वाली टेबल नहीं बात कर रहा, नॉर्मल टेबल की बात कर रहा हूं जो अपन मेस में बनाते हैं टेबल फॉर्म में। बड़े आराम से देखना समझना, कोई बड़ी बात नहीं। टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, मैं बनाते बनाते सीरियल नंबर नहीं लिखता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा नंबर रहेगा ज्वाइंट, तीसरा नंबर रहेगा मेरा मेंबर, तीसरा रहेगा मेरा मेंबर, चौथा रहेगा मेरा रिलेटिव स्टिफनेस, पांचवा मेरा रहेगा, इसी को शॉर्ट में बोलता हूं RS, समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और आखिरी मेरा रहेगा बड़ा सुंदर सा नाम जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए मेहनत कर रहा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैंने समझाया ही था कि अगर एक रिजिड जॉइंट ओ पे कुछ मूवमेंट लग रहा तो बचे हुए मेंबर पे वो मूवमेंट रेशियो के टर्म में कुछ प्रोपोर्शनल टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो प्रोपोर्शनल टर्म डिपेंड करेगा उसका EIL पे, उसका EIL पर। E मतलब यंग मॉडुलस, I मतलब मॉडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और L मतलब लेंथ ऑफ स्पान। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को शॉर्ट में लिख सकते हैं DF। इस टेबल के फॉर्म में होगा। कैसे होगा सर, मैं समझने की कोशिश कर लेता हूं, कोई बात नहीं। जॉइंट मतलब एक से ज्यादा मेंबर आके मिले, तो ए जॉइंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में केवल एक ही मेंबर है, ए बी। तो सर जॉइंट होगा बी? हाँ होगा। बी पे कितने मेंबर? सर बी पे BA मेंबर, और सर बी पे BC मेंबर। क्या बात सर, कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट पहले वही है, मैं इसलिए सीरियल नंबर पहले नहीं लिखता। जॉइंट हुआ B, मेंबर हुआ BA, मेंबर हुआ BC। रिलेटिव स्टिफनेस की बात करूंगा, मैंने अब भाई रिलेटिव स्टिफनेस की बात करी थी। मैं B पे खड़ा हूं, B से A, तो B पे खड़ा हूं, फार एंड कौन हुआ? A, और A क्या है? फिक्स्ड। मैंने पढ़ा था कि इफ द फार एंड फिक्स्ड रिलेटिव स्टिफनेस इज I/L। I मतलब यहां I1, लेंथ की बात करता हूं L1, इसकी बात करता हूं L2, इसकी बात करता हूं L3। तो सर I1/L1 क्यों? क्योंकि फार एंड B में B पे खड़ा हूं, BA की बात कर रहा हूं, तो B पे खड़ा हूं तो फार एंड कौन होगा? A, और सर जब A फार एंड फिक्स है तो I/L होगा। ठीक है सर। B से C पे गया तो B से C पे, B पे खड़ा होकर C को देख रहा हूं, फार एंड कौन हुआ? C। सर C के आगे भी मेंबर है, C के आगे भी जॉइंट है, मतलब सर BC को मैं इंटरमीडिएट सपोर्ट या इंटरमीडिएट स्पान बोल सकता हूं। और अगर इंटरमीडिएट होगा तो सर मैंने पढ़ा था I/L, तो सर I की जगह I2, L की जगह L2। सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ लूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, है ना? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी वो न्यूमेरिकल के साथ। सर एक और जॉइंट है, कौन है? सर C है। तो सर नंबर पॉइंट 2 में 2 डाल देता हूं और सर C को लिख देता हूं। लिख दो, क्या परेशानी है? सर जॉइंट है C, बहुत अच्छे। सर ये हुआ CB, सर ये हुआ CD। हाँ क्या बात है सर। C पे खड़ा हूं, B मेरा फार एंड होगा। फार एंड सर इंटरमीडिएट है क्योंकि इसके आगे और सपोर्ट है, इंटरमीडिएट फार एंड है, मेरा फार एंड इंटरमीडिएट है। तो सर मुझे तो पता था, क्या था? I/L। इस मेंबर पे I कितना? I2, L कितना? L2। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर CD की बात कर रहा हूं, C पे खड़ा हूं, इंटरमीडिएट कौन हुआ सर? D हुआ। सॉरी, C पे खड़ा हूं, D क्या हुआ सर? फार एंड। और फार एंड सर मेरा क्या है? सिंपली सपोर्टेड। तो सर वो तो मैंने पढ़ा 3/4 I/L होता, आपने अभी बताया था। तो I की वैल्यू I3, L की वैल्यू L3। इन दोनों को समीशन करके यहां लिख दूंगा, इन दोनों को समीशन करके यहां लिख दूंगा। समीशन करके एग्जांपल के लिए वैल्यू आई x, समीशन करके वैल्यू आई y। समझना ध्यान से, है ना? कैलकुलेशन भी समझना। इसमें एक चीज याद रखना, कैलकुलेटर हमारा 2 डिजिट में ही फिक्स चलने देना। क्यों चलने देना? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा कि सर आपने 2 ही डिजिट पे क्यों बोला, 3 पे क्यों नहीं बोला। फिक्स करना समझाया था, नहीं भी समझाया, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब कैलकुलेटर के साथ करेंगे। तो मैंने बोला सर B जॉइंट पे टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकाल दिया है x, और C जॉइंट पे टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकाल दिया y, तो सर DF निकाल दो। तो कोई बड़ी बात कौन है? पहली वैल्यू हो जाएगी सर I1/L1 डिवाइडेड बाय सर x, दूसरी वैल्यू हो जाएगी
I2 अपॉन L2 डिवाइडेड बाय सर x, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखना, इन दोनों वैल्यू का सम हमेशा हमेशा 1 आना चाहिए। हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैं यूनिट मूवमेंट के लिए बात कर रहा था, तो एक यूनिट मूवमेंट को बांटने के बाद अल्टीमेटली कितना होना चाहिए? 1 ही आना चाहिए ना। अगर ज्यादा आ गया तो गलत किया, कम आ गया तो भी गलत किया। इसका मतलब एक जॉइंट पे जितने मेंबर हो, एक जॉइंट पे जितने मेंबर हो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को जोड़ने के बाद समीशन ऑलवेज 1 आना चाहिए। या 1 रुपए को ही मैंने बांटा है, जितना भी बांटा हो, जिस भी प्रॉपर्टी से बांटा हो, 1 रुपए को ही मैंने बांटा है। तो जब मैं 1 रुपए को बांट रहा हूं तो वापस खट्टा करने पे भी 1 रुपए आना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो गलत है। तो ऑलवेज याद रखना ध्यान से, सम ऑफ, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट अ जॉइंट इज ऑलवेज व्हाट? ऑलवेज 1। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। सर इसके बाद ये तो और आसान है, क्या कर दूं सर? यहां भी लिख दूं I2 बाय L2 डिवाइडेड बाय सर, और यहां लिख दूं सर 3/4 I3 बाय L3 डिवाइडेड बाय y। और सर आपने बताया कि एक जॉइंट पे कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम एक ही होना चाहिए, ना एक से ज्यादा होना चाहिए, ना एक से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक से कम भी नहीं चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए। ये चेक है, याद रखना कैलकुलेशन करते समय। अगर किसी क्वेश्चन में स्टेपिंग मार्किंग क्यों है? इस क्वेश्चन में अगर आपने फिक्स्ड मूवमेंट निकाल दिया तो नीचे का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये मत समझना कि टॉस में स्टेप मार्किंग होगी, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कोई स्टेप मार्किंग नहीं रहेगी। जहां से क्वेश्चन गलत वहां से काटा उसने। तो ऑलवेज हमेशा हर चीज सही निकालना है ना। 1-2 नंबर दे देगा, मना ही नहीं है, लेकिन वैसी स्टेप मार्किंग नहीं होगी कि हमने तो कराया तो साहब, वो नहीं है बेसिक सवाल कि हमने 2 पन्ने भर के आए तो क्वेश्चन सही है। सही नहीं है, हर चीज, हर कैलकुलेशन चेक होगा, उसके बाद ही काम होगा। तो याद रखिएगा कि फिक्स्ड मूवमेंट भी सही निकले, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी सही निकले, तो चेक लगाने के केवल तरीके यही हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो सेकंड स्टेप बहुत आसान है, ये मैंने लिखा ही था। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नोट में पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं और याद भी रहेगा। नहीं भी याद रहेगा तो एक लाइन फिर से मैं यहां लिख देता हूं, क्या? इफ फार एंड फिक्स, रिलेटिव स्टिफनेस कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्टिफनेस सर फिक्स के लिए I/L। फिर मैंने लिखा, ये ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना, इफ, क्योंकि आप क्या करोगे, आप जब पढ़ लोगे तो कॉपी में थ्योरी रहेगी, आप शक्तिमान बन जाओगे और सीधे उड़ के जाओगे और बोलेगे हम तो न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये सब चीजें न्यूमेरिकल में स्टेप पढ़ोगे और स्टेप में ये सब लिखा नहीं रहेगा, तो फिर सर खुजाओगे, बोले जी कहां से आ गया। क्योंकि थ्योरी पढ़ना मुझे भी मालूम है, एक बार पढ़ोगे, अगली बार जब न्यूमेरिकल करने का टाइम आएगा, पेपर का टाइम, इतना टाइम नहीं बचेगा। हुल्लू करते करते अल्टीमेटली आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल पे आ जाओगे और यही नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दोगे। तो इसलिए यहां नोट पे लिखवा दे रहा हूं कि इफ इंटरमीडिएट स्पान देन रिलेटिव स्टिफनेस कितनी हो जाएगी? अगेन रिलेटिव स्टिफनेस हो जाएगी सर I/L। कहानी रीजन बताया था कि इंटरमीडिएट है तो यहां पे एक मोमेंट आएगा ऐसा, और जहां मोमेंट आ गया मतलब सपोर्ट हो गया फिक्स, और जब फिक्स हो गया तो वो वर्क करेगा फिक्स जैसा, तो I/L। और तीसरा इफ फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, फार एंड इज सिंपली मतलब हिंज भी होगा, सिंपली मतलब रोलर भी होगा, ठीक है। far end is simply supported, then what? 3/4 I/L होगा। तो इसको वीडियो पॉज करके ये लिख ले, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट जरूर करके लिखिएगा स्टेप के साथ, ताकि आपको पता रहे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी सेकंड स्टेप हुई। उस स्टेप में नोट जरूर याद रखना, फार एंड फिक्स तो I/L, इंटरमीडिएट तो I/L, और फार एंड अगर सिंपली सपोर्टेड तो 3/4 I/L। करने के लिए कुछ नहीं है, ज्वाइंट मतलब एक से ज्यादा मेंबर बी ए और बी सी, ज्वाइंट बी पे खड़ा हुआ, ए फार एंड हुआ, ए माने कितना होगा, जब बी ए देखना तो बी पे खड़ा हुआ, ए फार एंड हुआ, फार एंड फिक्स है तो I/L। बी सी लिखा तो बी से सी, बी पे खड़ा हुआ, सी को देख रहा, सी फार एंड है लेकिन आगे भी सपोर्ट है तो इंटरमीडिएट हुआ, इंटरमीडिएट के लिए I/L।
बी मेंबर का काम खत्म। सी पे आया तो सी बी और सी डी दो जॉइंट है, सी से देखूंगा तो सी बी, सी पे खड़ा हूं बी को देख रहा हूं, सी पे खड़ा हूं बी को देख रहा हूं, फार एंड हुआ बी, लेकिन आगे भी सपोर्ट है तो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट, इसलिए आई बाय एल। लेकिन सी से डी पे देख रहा हूं तो सी पे खड़ा हूं डी को देख रहा हूं, फार एंड सिंपली सपोर्टेड, इसलिए 3/4 आई बाय एल। ज्वाइंट ज्वाइंट के जोड़ूंगा, इसका रिलेटिव स्टिफनेस का समीशन, इसको जोड़ूंगा रिलेटिव स्टिफनेस का समीशन। दिस डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब जो भी रिलेटिव स्टिफनेस आ रहा है, और दिस डिवाइडेड बाय एक्स। ये एक ज्वाइंट पे याद रखना कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम 1 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गलत है। सिमिलर नीचे, और नोट में मैंने ये जानबूझ के लिखाया है और ये भी जानबूझ के लिखाया। तो पहली स्टेप फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर्मूले होते हैं, दूसरी स्टेप मेरी क्या हो गई, तो दूसरी स्टेप बहुत सुंदर हुई जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिस पे आगे क्वेश्चन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो उसमें जैसे ही हमने बोला था कि इस मेथड के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा फिक्स्ड एंड मोमेंट। दूसरा कंसेप्ट बोला था मैंने, ध्यान से देखोगे तो स्टिफनेस। तीसरा कंसेप्ट मैंने बोला था कैरी ओवर, और चौथा बोला था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो स्टिफनेस मतलब जब आएगी तभी जाके रिलेटिव स्टिफनेस आएगा, तो स्टिफनेस वाला पॉइंट कवर हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चौथा वाला कवर हो गया। तो कौन बच रहा सर, मोमेंट को कैरी ओवर करना। तो कैसे करेंगे वो बात करते हैं। थर्ड स्टेप रहेगी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। थर्ड स्टेप रहेगी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या रहेगी बेटा, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना, ऐसी एक लाइन खींचना, जो ज्वाइंट है उस पर डब्बे बनाना। ऐसा ज्वाइंट सी भी ज्वाइंट था, सी पे एक डब्बा बनाया, ठीक है सर, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। यहां तक कोई दिक्कत। फिर सर क्या करना है बताऊंगा। बी पे कितने मेंबर, बी ए और बी सी, तो एक लाइन खींच दो। यहां मैं बी ए मानूंगा, यहां मैं बी सी मानूंगा। याद रखना ये ए बी होगा, क्योंकि बी पे जा रहा हूं तो ये बी होगा, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये बी सी होगा, ये लाइन खींची क्योंकि दो पार्ट है, तो ये मेरा सी बी होगा सर, और ये सी डी होगा। ज्वाइंट पे डब्बे बनाने हैं, पॉइंट पे नहीं। ज्वाइंट पे डब्बे बनाने हैं, पॉइंट पे नहीं। तो यहां सबसे पहले मैं ये काय के लिए लिखा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखा डीए के लिए, सॉरी बीए के लिए। यहां मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बीसी का, यहां मैं लिखूंगा डीएफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सीबी का, और यहां मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखूंगा सीडी का। इसलिए इतनी मेहनत करके ऊपर वाले स्टेप में मैंने क्या निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला। उसके बाद मेरा क्या होगा, उसके बाद की कहानी मैं समझते जाऊंगा, उसके बाद की कहानी समझते जाऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, वो न्यूमेरिकल के साथ भी समझ आएगी। यहां मैं सबसे पहले लिखूंगा फिक्स्ड एंड मोमेंट। शॉर्ट में किताब लिखती है, शॉर्ट में किताब लिखती एफ डॉट ई डॉट एम, FEM। और आगे जब जाओगे तो उस केस पे जब आप मान लो कवल सिविल इंजीनियरिंग कर लिए और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से एम टेक की है, तो एक सब्जेक्ट भी आएगा FEM, लेकिन उसका नाम फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं होगा, फाइनाइट एलिमेंट मेथड होगा। तो वो फिक्स्ड एंड मोमेंट और ये FEM दोनों अलग अलग, वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड और ये फिक्स्ड एंड मोमेंट अलग अलग हैं। तो जो भी फिक्स्ड एंड मोमेंट आ रहा, अगर मान लिया मैंने ए था तो ए बी पे MF आएगा, ये बी है तो MF बी आएगा, ये BC है तो MF BC आएगा। M फॉर मोमेंट, F फॉर फिक्स, A फॉर AB मेंबर, M फॉर मोमेंट, F फॉर फिक्स, B फॉर BA मेंबर, MF BC आ जाएगा, MF CB आ जाएगा, MF CD आ जाएगा, और MF अगर D है तो DC आ जाएगा। तो इस स्टेप पे आप लिखेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट। उसके बाद जब तक बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसको समझाने के लिए क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, लेकिन इस पे जो मैं नोट डाल के पॉइंट लिखा दे रहा हूं वो बहुत जरूरी है। जो मैं नोट डाल के पॉइंट लिखा दूं, जहां भी याद रखना काम की चीजें हैं, जहां भी मैं नोट डाल के पॉइंट लिखा दूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट होगा। तो जहां मैं नोट करके लिखा रहा हूं उस चीज को उचकाना नहीं है, पढ़ते समय उसको जरूर पढ़ना है, नहीं तो आपने उचकाई और क्वेश्चन गलत हुआ, और गलत हुआ तो नंबर भी उचक गए। याद रखिएगा। तो जहां भी मैं नोट लिख रहा हूं उस नोट को नहीं भूलना, पैसे वाला नोट नहीं है, वो तो आप दोगे पढ़ाने वाले को, ये नोट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जरा ये डब्बा बना लीजिए, फिर मैं इसके नोट लिखाऊंगा। आप ये डब्बा बना लीजिए, वीडियो रोक के, फिर नोट लिखाऊंगा। करा क्या मैंने, फिर से देख लीजिए। जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट पे केवल डब्बा बनाया,
डब्बे में ये ए था तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी बनाया। जब ये बी है तो ये बी ए मेंबर होगा, ये बी सी है तो बी सी मेंबर होगा, सी बी है तो सी बी मेंबर होगा, सी डी है तो सी डी मेंबर होगा। हो गया। उसके बाद मैंने बोला बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने पीछे निकाला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में, वो लिखा। बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहां लिखा, सी बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहां लिखा, सी डी का डिस्ट्रीब्यूशन यहां लिख दिया। उसके बाद मैं सबसे पहले काम करता हूं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो मेरी पहली स्टेप में था वो यहां यूज होगा। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट मैंने बोला ए बी है तो एम फॉर मूवमेंट, एफ फॉर फिक्स, ए बी माने ए बी स्पान के लिए, एम फॉर मूवमेंट, एफ फॉर फिक्स, बी ए स्पान के लिए, एम एफ बी सी, एम एफ सी बी, एम एफ सी डी और एम एफ डी सी लिख दिया। उसके बाद इसी को साइड में मुझे लिखना पड़ता है, फिक्स्ड है। उसके बाद टेबल चालू होती है। कैसे चालू होती है बिना न्यूमेरिकल के मैं यहां समझा पाना मुश्किल है। न्यूमेरिकल में वैल्यू आएगी। पहले न्यूमेरिकल को जब बनाऊंगा तो मैं बहुत काला पीला लाल गुलाबी कर दूंगा, तो 3-4 पन्ना पेन आपके रखना और ध्यान रखना वो काला पीला ही है। ऐसा मत समझना कि मेरे नोट्स खराब हो रहे हैं, वो काला ही पीला जीवन भर याद रहेगा जब आप टॉस की कॉपी उठाओगे कि क्या किया था और क्यों किया था। तो इसलिए टॉस पढ़ते समय 3-4 कलर के पेन रखो, बहुत सुंदर लगता है। मेन एग्जाम में नहीं रहेंगे 3-4 के, लेकिन जब कंसेप्ट बन जाएगा, क्वेश्चन बनने लगेंगे तो फिर 2 ही पेन और पेंसिल से आपका काम चल जाएगा। लेकिन पढ़ते समय नोट्स रंग बिरंगे दिखेंगे, रंगीले टाइप में, तभी आपका टॉस चलेगा। क्योंकि इतनी बार आपकी अलग अलग चीजें होंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन में अगर मैंने ब्लू से ठोक दिया तो क्वेश्चन क्या था, मैंने आगे क्या किया, उसके आगे क्या किया, उसके आगे क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब एक पढ़ने के बाद उस दिन तक पढ़ लोगे, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आगे पार्ट और पीछे सपाट वाली कहानी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए कलरफुल पेन यूज करके नोट्स बनाना। तो अब मैं बात करूं, ऐसा लिख दिया और आगे क्या होना है, कैसे होना है, उसकी अपन बात कर लेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने बना लिया वीडियो रोक के। बनाने के बाद जो नोट लिखूंगा वो नोट बहुत जरूरी है समझना, तभी काम चलेगा। और वो नोट आपके काम आएंगे इस क्वेश्चन को सही करने में, है ना। कहाँ का नोट लिखा है, इससे पहले मैंने लिखाया क्या कि फिक्स्ड मूवमेंट कैसे निकलता है। उसमें एक नोट लिखवाया था कि अगर मेरे कपल के लिए बात कर रहा हूं और कपल मेरा क्लॉकवाइज है तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट जाऊं, मेरा फिक्स्ड मूवमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन कपल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरे दोनों फिक्स्ड मूवमेंट, भले मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट जाऊं, दोनों निगेटिव ही होंगे। रीजन उसका समझा दिया था उस टाइम ड्राइव करते समय। एक नोट वहां लिखाया था, एक नोट लिखाया यहां पे। क्या नोट लगाया यहां पे, यहां नोट लिखाया मैंने कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बनाते समय फार एंड फिक्स होगा तो क्या हो जाएगा, I/L। इंटरमीडिएट होगा तो भी I/L। लेकिन अगर हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड होगा या इंटरनल हिंज होगा तो उस केस पे 3/4 I/L हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे और याद रखना है किसी भी जॉइंट पे कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम 1 से कम भी नहीं होगा, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, बराबर और बराबर एक ही होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कम ज्यादा हुआ तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। ये 100, 20, 30, 40, 50, 600, 10,000 जो समझना उतना परसेंट सही। ठीक, अब यहां नोट में क्यों लिखा रहा हूं, समझने वाली बात है, क्वेश्चन के साथ बहुत जरूरी है। तो पहला नोट मैंने बोल दिया कि अगर मेरे क्वेश्चन में बोथ एंड आर फिक्स है, ठीक है, इफ, पहला पॉइंट, इफ बोथ एंड्स आर फिक्स, if both end are fixed for beam और फ्रेम भी आता है इसमें, है ना। if both end are fixed for beam और frame, then सबसे बड़ी बीमारी यही होती है कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चालू कैसे करना है। then मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल start with बैलेंस एंड कैरी ओवर हाफ। अब बैलेंस और कैरी ओवर हाफ क्या, वो न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते समय यहां फिर आप लिखेंगे बी, किताब लिखती बी मतलब नॉट कुछ बैलेंस, फिर एक लाइन ऐसे खींच दोगे सुंदर सी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फिर क्या करोगे, तुम्हें मालूम है कि फिक्स्ड है तो इसका मूवमेंट आधा इधर, इसका आधा इधर, जो कि मैंने किसमें पढ़ाया था, कैरी ओवर फैक्टर में। अगर फिक्स है, यहां फिक्स नहीं है तो यहां नहीं हो। तो मैंने बोला कि अगर मेरा बोथ एंड फिक्स है, उस केस में बता रहा हूं, बोथ एंड फिक्स है तो मेरा क्वेश्चन चालू होगा, पहले बैलेंस करूंगा,
कैसे बैलेंस होगा मैं बताऊंगा, और बैलेंस करके उसका कैरी ओवर कर दूंगा। ये अगर दोनों एंड फिक्स हैं, ठीक। अगर दोनों एंड फिक्स नहीं है, अगर दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड है, इफ बोथ ई एंड डी इंड्स आर सिंपली सपोर्टेड। अब ये सिंपली सपोर्टेड मतलब समझ जाइयो, दिमाग में लगा लियो कि कौन सा सपोर्ट होगा। साहब रोलर हो सकता, साहब हिंज सपोर्ट हो सकता, रोलर या हिंज सपोर्ट। इफ बोथ एंड आर सिंपली सपोर्टेड, उस केस में पिक्चर उलझ जाती है। देन ध्यान से सुनना, देन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्ट विथ, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्ट विथ इनिशियल मूवमेंट। अब ये नई कौन सी बीमारी आ गई, इनिशियल मूवमेंट। न्यूमेरिकल के साथ बताऊंगा इनिशियल मूवमेंट मतलब क्या होगा। एक एग्जांपल के लिए समझ लो, ये सिंपली सपोर्टेड एंड था, फिक्स्ड एंड का तो दुनियादारी का फॉर्मूला था। अगर ये वैल्यू मान लो लिख दी -8, क्या लिख दी -8, और हम तो जिंदगी से पढ़े आ रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड एंड पे मूवमेंट कितना होना चाहिए। सर सिंपली सपोर्टेड एंड में मूवमेंट तो 0 होना चाहिए, तो जे -8 अगर कर दिया तो वह तो मैंने जो जिंदगी से पढ़ा कि सिंपली सपोर्टेड एंड में जब तक कपल नहीं हो उस केस पे ऑलवेज मूवमेंट 0 होता। और अगर मैं यहां -8 फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिख दूंगा तो मेरी पिक्चर उलझ जाएगी। तो उस केस पे इस -8 को मेरे को +8 जोड़ना पड़ेगा, और इसको कैरी ओवर यहां आधा भेज दूंगा क्योंकि ये फिक्स है, तो 8/2 हो जाएगा। इसको फिर मैं एक सुंदर सी ऐसी डबल लाइन लिखूंगा। अब ये 0 होगा और ये जो भी आ रहा, मान लो एग्जांपल के लिए 4 आ रहा, और यहां से चालू करूंगा मैं, इसे मैं बोलूंगा इनिशियल मूवमेंट। तो टेबल स्टार्ट होगी मेरी कहां से, इनिशियल मूवमेंट से, अगर सिंपली सपोर्टेड है। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि फिक्स्ड मूवमेंट के तो फॉर्मूले हैं, वो तो लोडिंग में डिपेंड करता है। और कोई भी स्पान कैसा भी, स्टार्ट में फिक्स्ड मूवमेंट का कंसेप्ट ही ये बोला था, कोई भी एंड हो हम तो साहब उसको क्या मान के चल रहे, फिक्स मान के चल रहे। और जब फिक्स मान के चल रहे तो एंड पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा, और उसी मूवमेंट का सुंदर सा नाम दिया था आपने फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। लोडिंग के कारण कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एग्जांपल के लिए -8 मानी, और -8 लगा के मैंने क्वेश्चन अगर दम चालू कर दिया, तो मैंने इतने जमाने से मैकेनिक्स से और दुनियादारी के कंसेप्ट से सीखा था कि सिंपली सपोर्टेड एंड पे मूवमेंट 0 होता है जब तक कि कोई कपल नहीं लगा हो एक्सटर्नल। तो नहीं लगा होगा तो ये -8 है, तो ये +8 करना ही पड़ेगा, और इसको इनिशियल मूवमेंट 0 बनाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा कि बोथ एंड आर सिंपली सपोर्टेड, ब्रैकेट में लिखा रोलर और हिंज, देन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्ट विद इनिशियल मूवमेंट। इनिशियल मूवमेंट मतलब यहां 0 बनाना है, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए वीडियो रोक के, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपने बोल दिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, नोट जरूर याद रखना है, पढ़ना है, बिना नोट के काम नहीं चलेगा। तीसरे पॉइंट में हमने ऐसा मान लिया, पहले माना दोनों एंड फिक्स होंगे तो कैसे चालू होगा, दूसरे मान लिया दोनों सिंपली सपोर्टेड होंगे तो कैसे चालू होगा, तीसरा में बोल दो इफ वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री। तो तीसरा मैंने बोल दिया इफ वन एंड इज फिक्स and other is simply supported and other is simply supported। simply supported मतलब कहानी बजनी चाहिए दिमाग में। क्या बजनी चाहिए सर, या तो हिंज होगा या रोलर होगा। उस केस में भी अब जब आपने तो सीख ही लिया कि साहब अगर इस तरीके की कोई भी कहानी बनेगी तो क्वेश्चन पहले चालू होगा किससे, क्वेश्चन पहले चालू होगा ऑलवेज इनिशियल मोमेंट से, hinge, then table start with initial moment, start with initial moment। तो साहब ये तो बात हो गई है ना, स्टार्ट विथ इनिशियल मूवमेंट एट कौन सा एंड, एट सिंपली सपोर्टेड एंड। फिक्स वाले के जबरन को नहीं ठोकना है, एट सिंपली सपोर्टेड एंड।
सिंपली सपोर्टेड एंड में इनिशियल होगा, है ना, नहीं तो तुम पता चले कि फिक्स को भी ठोके दे रहा हो कि लो सर आपने तो बोला था इनिशियल मोमेंट ये फिक्स है, तब भी तू जबरन को जीरो नहीं करना, खाली सिंपली सपोर्टेड एंड को जीरो करना। नहीं तो सर आपने तो बोल दिया कि चालू होगी इनिशियल मोमेंट से, तो इनिशियल मोमेंट चालू होगी लेकिन कहाँ, जहां जरूरत है, हर कहीं नहीं ठोक देना। फिक्स अगर है तो फिक्स में इनिशियल मोमेंट की जरूरत नहीं भाई, यहां तो वैल्यू आएगी। इनिशियल मोमेंट कहाँ, जहां पर सिंपली सपोर्टेड है उस केस में, है ना। इसी को एग्जाम्पल समझ के चलो। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूं कि चालू होने की कहानी तो लिख दी, अगर सर क्या, अगर सर आपकी टेबल खत्म कहां होगी, तो वो अपन बात कर लो कि खत्म कहां होगी, फिनिश कहां होगी। टेबल आपकी फिनिश कहां होगी उसकी बात कर लो, ठीक है। तो फोर्थ में लिखता हूं, इफ बोथ एंड फिक्स देन moment distribution table finish with balance and carry over half at only fixed end। मतलब कि अगर मेरे दोनों एंड फिक्स हो तो टेबल स्टार्ट भी होगी बैलेंस से एंड कैरी ओवर से, और खत्म भी होगी बैलेंस से एंड कैरी ओवर से, लेकिन कैरी ओवर केवल और केवल कहां, जहां फिक्स्ड एंड होंगे, जहां फिक्स्ड एंड होंगे वहीं कैरी ओवर हाफ। पूरे क्वेश्चन पे कैरी ओवर हाफ नहीं, इंटरमीडिएट में कैरी ओवर हाफ नहीं, वहां चालू होता तो हर में स्पान पे होता, ठीक है। अगला पॉइंट लिखे कि अगर दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड हो गया उस केस में क्या होगा, तो इसको आप लिख लीजिए वीडियो स्टॉप करके, फिर बात करेंगे। ये सब लिखाने में ही टाइम आपका लगता है, लेकिन एक बार आप चीज सीख गए तो फिर मेरे ख्याल से आप कभी भी किताब उठा के देखें आपके लिए ग्रंथ बन जाएगा, क्योंकि अपनी राइटिंग अपने नोट्स से हमें जल्दी समझ में आ जाता है, बजाय किताब उठाने के। किताब उठाना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उठाना है, बाकी कंसेप्ट नोट्स जब हमारे खुद के रहेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होती है किसी भी टाइम को पढ़ने और उठाने में, ठीक है। तो ये भी लिख दिया। तो अभी खत्म करने की बात कर रहे हैं कि टेबल कहां खत्म होगी। फिर मैंने लिखा इफ बोथ एंड आर सिंपली सपोर्टेड, तो टेबल कहां खत्म होगी, तो मैंने लिख दिया, कितने हो गए थे, 3-4 पॉइंट। इफ बोथ एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड देन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फिनिश विथ, मतलब खत्म कहां होगी, फिनिश विथ बैलेंस ओनली, फिनिश विथ बैलेंस्ड ओनली। कहां खत्म होगी, बैलेंस अकेले पे, कैरी ओवर हाफ नहीं करना। फिर सर अगर एक एंड फिक्स हो, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज सिंपली सपोर्टेड, देन क्या होगा, वही होगा जो पहले हो रहा था कि आपका खत्म होगी बैलेंस एंड कैरी ओवर हाफ एट ओनली फिक्स्ड एंड, है ना। तो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज सिंपली सपोर्टेड, देन क्या होगा, टेबल फिनिश, टेबल मतलब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिनिश विथ, ऐसे फिनिश विथ बैलेंस एंड कैरी ओवर हाफ एट ओनली, कहां, एट ओनली फिक्स्ड एंड, एट ओनली फिक्स्ड एंड। तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एक तो कैलकुलेटर बहुत चलाना पड़ता है, और दूसरा ये कंसेप्ट अगर नहीं पता कहां टेबल खत्म होगी कहां स्टार्ट होगी, तो आप कितने भी बड़े शक्तिमान हो, आपका कहीं ना कहीं गंगाधर बन ही जाओगे और कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। तो इसको वीडियो रोक के लिख लीजिए। जब ये हो जाएगा
तो आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट की टेबल से, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से फाइनली आपको मिल जाएंगे बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट के बाद अपना कोई काम नहीं, खाली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे शेयर फोर्स नहीं बनवाता, अगर क्वेश्चन में लिख दे तभी बनाना, नहीं तो कोई रिएक्शन पिएक्शन कैलकुलेट करने मत बैठना जैसे 3 मोमेंट में कर रहे थे। जब तक क्वेश्चन में खुद से नहीं बोल दे कि भाई साहब हमें तो शेयर फोर्स डायग्राम भी चाहिए, बहन जी हमें शेयर फोर्स डायग्राम भी चाहिए, जब तक नहीं बोल दे, जब तक ना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ना स्लोप डिफ्लेक्शन में बनाना, 3 मोमेंट थ्योरम में तो वो लिखता ही है साफ साफ, तो बनाना है। तो मेरी स्टेप नंबर 3 भी लिखने में बड़ी छोटी दिख रही है, मतलब लिखने में बड़ी दिख रही है, लेकिन वो सब कंसेप्ट हैं। जितनी चीजें मैं नोट पे लिखाता हूं वही नोट से काम चलता है। जैसे जिंदगी चलती है आपकी पैसों से, वैसी टॉस चलेगा जो नोट में समझाता हूं उससे, उसी से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। और किताब देख के तो सर खुजा के बोल देते कि हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि किताब अगर लिखी होती है अच्छी साधारण भाषा में तो बात ही अलग होती, माँ साहब की जरूरत ही नहीं पड़ती, किताब से काम चल जाता। ठीक है, अगली स्टेप हो जाएगी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 से मैं बात करता हूं तो कुछ नहीं करना, आफ्टर गेटिंग क्या मिल गया, मूवमेंट्स। कौन से मूवमेंट्स है भाई, जो अपन वहां बार बार नाम दे रहा था, कैलकुलेटेड बेंडिंग मूवमेंट। आफ्टर गेटिंग मूवमेंट्स कौन से, कैलकुलेटेड बेंडिंग मूवमेंट, क्योंकि फिक्स्ड एंड पहले निकाल चुके और म्यू डायग्राम के लिए बाद में निकाल सकता हूं। आफ्टर गेटिंग मूवमेंट्स, कैलकुलेटेड बेंडिंग मूवमेंट्स, ड्रॉ। कौन कौन ड्रा, एक तो म्यू डायग्राम मतलब भाषा में बोलूं तो कौन सा डायग्राम, फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या मैक्सिमम डायग्राम, फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, है ना, उसी को म्यू डायग्राम बोलते हैं, या उसी को मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मैक्सिमम इसलिए गलत लगने लगता है सच्चाई बताऊं, क्योंकि मैक्सिमम तो वो हर केस में आ सकता है, सपोर्ट से डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड एंड पे मैक्सिमम मान सकते हैं, इसलिए वो मैक्सिमम है, इसलिए इसको लिखने में थोड़ा सा मुझे डर लगता है, लेकिन लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो म्यू डायग्राम बोलो या फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलो, अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे को इसलिए टेंशन लगता है क्योंकि फिक्स्ड एंड पे भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ सकता है ना। ये तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस केस पे होगा, जब दोनों एंड को मैं मान के चल रहा हूं सिंपली सपोर्टेड या फ्री एंड्स। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ करेंगे, आफ्टर गेटिंग द मोमेंट्स ड्रॉ द म्यू डायग्राम एंड कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैलकुलेट की हेल्प से निकालना। ठीक है, और जब ये निकल जाए तो आखिरी और सबसे सुंदर स्टेप्स क्या हो जाएगी, ड्रॉ या प्लॉट डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम। अब ये नई बीमारी क्या आ गई, डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम। क्या बनाना है सर, डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम बनाना। कैसे बनाना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद ही पता चलेगा। डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम मतलब कुछ नहीं कि उस कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जब आप बात करोगे, मतलब जिसमें आप फ्री बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम प्लस जिसपे कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बाद आप बना रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए बना रहे थे, उस पॉजिटिव नेगेटिव के इंपैक्ट से मुझे पता चलेगा अगर मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो ये हो जाएगा सैग, मतलब ऐसे मुड़ जाएगा, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो ये हो जाएगा हॉग, है ना, हॉगिंग। तो कई माँ साहब हॉगिंग सेगिंग से भी पढ़ाते हैं। हॉगिंग सेगिंग नॉमेनक्लेचर में मैं ज्यादा नहीं जाता हूं, मेरा काम होता है क्वेश्चन सही हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट गलत नहीं बताता, लेकिन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से बताता हूं, इसलिए मैं ज्यादा बड़े बड़े टर्म नहीं फेंकता और हीरोगिरी नहीं आती मुझे। मैं सीधा सीधा हॉगिंग सेगिंग नहीं बताता, मैं बताता भाई डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट होने पे अगर ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो ये सेगिंग कहलाएगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो हॉगिंग कहलाएगा। डिफ्लेक्ट नीचे की तरफ कब होगा, जब आप कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और म्यू डायग्राम के बाद जो प्लॉट करते हो, प्लॉट करने के बाद जो ऊपर वाला बचा एरिया अगर पॉजिटिव ज्यादा होगा तो उस केस पे सर सैगिंग होगी, मतलब नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और अगर नेगेटिव ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऐसे उठा देगा तो हॉगिंग होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। ठीक है,
वो हम बनाते हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि अगर केवल और केवल सिंपली सपोर्टेड है, एंड पे बस ऐसा रखा हुआ है, तो मेरा डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनेगा। लेकिन अगर ये मैंने कोने से पकड़ लिया तो मेरा डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनेगा, कोने से थोड़ी सी दूर पे जाकर ही डिफ्लेक्ट होना चालू होगा, नहीं तो फिक्स और सिंपली सपोर्टेड में अंतर ही नहीं रह जाता। इसलिए जहां मेरा फिक्स्ड एंड होगा वहां डिफ्लेक्टेड शेप थोड़ा सा डायग्राम से, क्योंकि होगा ही नहीं, इंपैक्ट ही ना है ना, जहां पकड़ लिया तो वहां नहीं आएगा, थोड़े आगे से इंपैक्ट आएगा, इसलिए वो ऐसे डिफ्लेक्ट होता। ये ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल चालू करूंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, और उसमें भी फ्रेम में, और उसमें भी बिना सिंकिंग के। पहले बात कर रहा हूं बिना सिंकिंग के, सिंकिंग मतलब सेटलमेंट ऑफ वर्टिकल सपोर्ट की बात अभी नहीं कर रहा। जैसे ही एक दो क्वेश्चन पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू और पेंसिल लेके रखना, तभी ये मेथड में अच्छा रंग बिरंगा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन पे लिखाऊंगा कि कहां से कैसे किया, क्यों किया, कैसे किया, वो एक क्वेश्चन में लाल पीला हरा कर दूंगा बोर्ड को, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इटरेटिव मेथड है, इसलिए कैलकुलेटर अच्छे से चलाना है। जितना ज्यादा इटरेशन जब तक सॉल्व करते समय कब तक आएगा, कैसे आएगा, उसकी भी बात करूंगा। जब तक करते रहना है तो इटरेशन मतलब कैलकुलेटर बार बार चलाना, तो इटरेटिव मेथड है, इसलिए कैलकुलेटर भी यूज अच्छे से करना आना चाहिए। नहीं आता तो मैं बताऊंगा। कैलकुलेटर 2 में फिक्स करना, ये भी याद रखो। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या थी वो हमने बात कर ली थी कि सर हार्डी क्रॉस थे प्रोफेसर साहब, 1932 में इजाद करी थी। सर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में बहुत सारी साइमल्टेनियस इक्वेशन आती थी, उन सबसे सॉल्व करने में दिमाग हो जाता था खराब। ये हमने इटरेटिव इटरेशन निकाल दी, छन्नी पे छन्नी लगा दी, सबसे प्योर आंसर निकाल दिया। इटरेशन मेथड इसलिए अच्छी होगी, एक्यूरेट मेथड होगी, इसलिए ये अच्छी मेथड है। और स्लोप डिफ्लेक्शन में बहुत सारा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ पेजेस लग जाते थे, नंबर ऑफ कैलकुलेशन लग जाता था, इसलिए मैं परेशान होता था। जटिल हिंदी में बोले सो स्लोप डिफ्लेक्शन में जो जटिल होती थी ये थोड़ी सी आसान है, एक्यूरेट है, इसलिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी है। 4 बेसिक कंसेप्ट है फिक्स्ड एंड मोमेंट, उसमें मैंने बोल दिया कि डायग्राम में क्वेश्चन में भले वो रोलर लगाओ, हमें आंख बंद करके उस स्पान को फिक्स मान लेना है, और फिक्स के बाद उस लोडिंग में दोनों एंड पे क्या एंड मोमेंट आएंगे वही मेरे फिक्स्ड एंड मोमेंट होंगे। उसके फॉर्मूले बता दिए थे कैसे होंगे। उसके बाद दूसरा उसने बोला था स्टिफनेस, तो मैंने स्टिफनेस समझा दिया आपको कि एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायर्ड है, या एक यूनिट रोटेशन स्पान को रोटेट करने के लिए कितने मोमेंट की जरूरत है, या एक सर्कुलर बॉडी को एक यूनिट ट्विस्ट करने के लिए कितने टॉर्क की जरूरत है, वो स्टिफनेस कहलाएगा। उसी स्टिफनेस को अगर मैं बात करता हूं फार एंड फिक्स से तो कितना हो जाएगा, फार एंड फिक्स है तो 4EI/L हो जाएगा, फार एंड सिंपली सपोर्टेड है तो स्टिफनेस हो जाएगा 3EI/L। उसी को रिलेटिव के टर्म में बात करूंगा, तो रिलेटिव मतलब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो उस केस पे अगर फार एंड फिक्स होगा तो I/L, इंटरमीडिएट होगा तो I/L, लेकिन उस केस पे अगर फार एंड सिंपली सपोर्टेड तो 3/4 I/L। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समीशन किसी भी जॉइंट पे 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। 1 से ज्यादा हुआ तो गलत, 1 से कम हुआ तो गलत। और कैसे टेबल चालू करनी है वो मैंने लिखा दिया था। तो आप कल कुछ नहीं करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ने के लिए प्रिपेयर होंगे तो केवल और केवल आप पढ़ के आएंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट, और आप पढ़ के आएंगे कि टेबल में मैं कैसे सॉल्व करूंगा। नहीं भी पढ़ के आएंगे तो हम बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।